तो देखिएगा दोस्तों, हम देख रहे हैं 11.2 और इसकी एक्सरसाइज तो मैंने प्रश्न जो है नोट करके रख रखे हैं क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं है। वैसे आपकी सुविधा के लिए जो है मैं उसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगा शुरुआत में वीडियो में। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, ठीक है? 4/13, 12/13, 3/13। एक है 3/13 माइनस 4/13, 12/13 वाली 3 रेखाएँ परस्पर क्या हैं? लंबवत हैं, ठीक है? 3 रेखाएँ आपकी कैसी हैं? परस्पर लंबवत हैं, तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी पहले वैल्यूज़ हैं जो नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिएगा, सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, तो उसके लिए इनकी वैल्यूज़ को नोट डाउन करते हैं। तो पहली जो है दिक् कोसाइन जो दे रखी है, हल आप कर रहे हैं, तो देखिएगा गिवन चीज़ जो है क्या-क्या है। पहली जो दिक् कोसाइन है 12/13, ठीक है? 12/13 है, माइनस 3/13 है और माइनस 4/13, ठीक है? सेकंड जो दिक् कोसाइन है वो 4/13 है, 12/13 है और 3/13 है, ठीक है? थर्ड जो आपको दिक् कोसाइन दे रखी है वो है, ठीक है? वो क्या है? 3/13 माइनस 4/13 और 12/13 है, ठीक है? अब इनको आपको क्या सिद्ध करना है? लंबवत सिद्ध करना है। तो देखिएगा, लंबवत सिद्ध करने के लिए क्या करना है कि ये आपस में लंबवत हैं, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इनका क्या करेंगे। देखो, लंबवत के लिए प्रतिबंध अपन को याद होना चाहिए कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 लाना होता है। तो यहाँ दिक् अनुपात की जगह दिक् कोसाइन रखी है, तो उन पे भी सेम चीज़ जो है लागू हो जाएंगी। देखिएगा, यदि मैं इसको L1, इसको M1, इसको N1 मान लूँ, इसको L2, इसको M2 और इसको N2 मानूँ और इसको L3, M3 और इसको N3 माने, तो देखिएगा, चूँकि L1, L2, M1, M2, N1, N2 यदि इसका मान 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएंगी? लंबवत सिद्ध हो जाएंगी। तो देखिएगा, अपन चेक करते हैं कि ये लंबवत आ रही है या नहीं आ रही। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखिएगा L1 यानी 12/13 इंटू करेंगे L1 L2 का मान है 4/13 प्लस का चिन्ह माइनस 3/13 इंटू कितना होगा? 12/13। तो देखो M1 M2 कर दिया, संग में ही करेंगे N1 N2, N1 यानी कितना है आपका? माइनस 4/13 इंटू यहाँ पे कितना है? 3/13। तो देखिएगा, इनको सोल्व करते हैं, क्या स्थिति आती है। नीचे देखो 13 13 169, 13 13 169, 13 13 169, तो 169 जो है सेम आ जाएगा नीचे। 12 4 48 होएगा, 12 3 36 होएगा, प्लस और माइनस माइनस ही जो है 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, देखिएगा 48 माइनस 36 और माइनस 12 ये भी माइनस का 48 अपॉन 169। तो देखिएगा 48 में से 48 गया तो 0 और 0 में किसी का भाग दें तो 0, यानी कि क्या हुआ? L1 L2 M1 M2, ठीक है, N1 N2 इसका मान 0 आ गया। अतः क्या होंगी? फर्स्ट और सेकंड जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी? अतः दोनों रेखाएं लंबवत हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो देखिएगा, पहली और दूसरी देख लिया, दूसरी और तीसरी देखेंगे, यानी कि क्या लेकर आना है अपन को? L2 L3 M2 M3 N2 N3, ठीक है, गुणा में है। यदि इसका मान भी 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ये भी लंबवत सिद्ध हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ से देखेंगे, एक बार लिख देते हैं इनको, 4/13 L2 L3 कितना है? 3/13 प्लस का चिन्ह, ये कितना है? M2 12/13 इंटू देखिएगा कितना है? माइनस 4/13 प्लस लास्ट में देखते हैं तो कितना होगा? N2 3/13 इंटू ये कितना हो गया? 12/13। और इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, फिर से वही 169 नीचे कॉमन आ जाएगा। 4 3 12 माइनस 12 चौका 48 और 3 12 36। तो फिर से वही आया, देखिएगा 12 और 36 वही आ जाएगा 48 माइनस 48 बटा 169 और फिर से क्या आया? 0। एवं इसी प्रकार आप देख सकते हैं क्या लेकर आना होगा। तो देखिएगा, फर्स्ट सेकंड देख लिया, सेकंड थर्ड देख लिया, अब थर्ड और फर्स्ट या फर्स्ट और थर्ड देखेंगे, यानी कि क्या होगा? अब लेकर आना है L1 L3 M1 M3 और N1 N3, इनकी वैल्यू भी अपन को 0 लानी है। तो देखिएगा, L1 का मान देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से नोट कर लेंगे, एक 12/13 और ये कितना है? 3/13। तो देखिएगा कितना हो गया? 12/13 इंटू 3/13, ठीक है, प्लस का चिन्ह। M1 माइनस 3/13 और M3 कितना है? माइनस 4/13। तो देखिएगा, माइनस 3/13 इंटू माइनस 4/13। तो देखिएगा प्लस का चिन्ह, एट लास्ट देखेंगे यहाँ पे कितना है? माइनस 4/13 और N3 कितना है? 12/13।
तो कितना है -4/13 और यहाँ पे कितना है 12/13। तो इसको सोल्व करते हैं तो आप फिर से देखेंगे नीचे 169 आपका कॉमन, 12 3 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12, ठीक है, और -4 × 12 -48, फिर से वही क्या आएगा 48 -48 अपॉन 169 इक्वल टू 0, यानी कि आपकी इसकी वैल्यू यानी L1 L3 M1 M3, ठीक है, और N1 N3 इसकी वैल्यू 0 आई। अतः अपन लास्ट में परिणाम लिख सकते हैं, अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, ठीक है। तो ये आपका परिणाम हो गया, ये आपका प्रूफ भी हो गया, ठीक है, प्रूव। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तो देखिएगा देखिए, अब पढ़ते हैं अपन सेकंड प्रश्न। देखिएगा सेकंड प्रश्न क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। तो जब लंब की बात करिए यानी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनका योगफल कितने के बराबर दिखाना होगा, अपन को 0 के बराबर दिखाना होगा। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को अपन नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्वेश्चन संख्या आपका सेकंड है और इसका हम हल करने जा रहे हैं। और पहले पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। देखिए 4 पॉइंट्स हैं, तो दर्शाना है अपन को ये दोनों बिंदु, ठीक है। तो पहले पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट A और B मान लेता हूँ, 1, -1, 2 और 3, 4, -2, इसको B पढ़ता हूँ। तो ये B हो गया और ए बी के दिक् अनुपात निकालते हैं क्योंकि हमें दिक् अनुपातों की नीड पड़ेगी। ए बी के दिक् अनुपात, तो देखिएगा दिक् अनुपात क्या होते हैं, ए बी के दिक् अनुपात। तो सबसे पहले ए बी के दिक् अनुपात जिनको अपन ए बी सी पढ़ेंगे। तो जब दो बिंदु दे रखे होते हैं तो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं वो चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे। तो आप नहीं जानते तो यहाँ साइड में लिख रहे हैं, ए बराबर तो होता है x2 - x1, बी बराबर होता है y2 - y1 और सी बराबर होता है z2 - z1। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपन ए बी के दिक् अनुपात निकाल रहे हैं यानी x2 - x1। यदि इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 और z2 पढ़ते हैं तो देखिएगा x2 - x1 यानी 3 - 1, 4 -1 करूँगा तो +1 हो जाएगा, -2 तो -2 सॉल्व करेंगे। 3 - 1 तो कितना होगा 2, 4 + 1 यानी 5, -2 - 2 -4। यदि किसी एक राशि का सभी में भाग चला जाता है तो आप देख सकते हैं क्योंकि दिक् अनुपात और अनुपात सरल किए जा सकते हैं। तो ये आपके A1 B1 और C1 आपके निकल के आ गए। ए बी है, वैसे ही देखो अन्य जो दूसरे पॉइंट्स हैं अपने प्रश्न संख्या 2 के वो क्या है 0 3 2 और 3 5 6। तो देखिएगा ए बी दे दिया, इनका नाम C 0 3 2 और कितना है 3 5 6। डी जो पॉइंट है 3 5 और 6। अब इसके दिक् अनुपात देखेंगे, सी डी के दिक् अनुपात, तो देखिएगा सी डी के दिक् अनुपात क्या होंगे, डायरेक्टली अपन देख सकते हैं 3 - 0, 5 - 3, 6 - 2। सोल्व करते हैं इसको, 3 5 में से 3 गया तो 2 और 6 में से 2 गया तो 4, नहीं कट रहे किसी भी राशि से, तो यही दिक् अनुपात रह जाएंगे A2 B2 और C2। अब हमें क्या सिद्ध करना है इस प्रश्न में, लंब सिद्ध करना है सेकंड क्वेश्चन में। तो लंब सिद्ध करने के लिए देखते हैं अपन A1 A2 अब लिख सकते हैं। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसकी वैल्यू देखेंगे। तो देखिएगा A1 B1 सबकी वैल्यूज है हमारे पास। A1 का मान 2 है और A2 का मान 3 है, प्लस का चिन्ह। B1 का मान 5 है और B2 का मान 2 है, प्लस C1 का मान कितना है -4 और C2 का मान कितना है +4। सोल्व करते हैं, 2 3 6, 5 दूनी 10 और -4 4 16, 6 10 16 -16 इक्वल टू 0। अतः ए बी एवं सी डी रेखाएं परस्पर लंबवत है, यानी ए और बी, सी और डी से जो जाने वाली रेखाएं वो परस्पर लंबवत हैं। ये चीज़ आपके यहाँ पे सिद्ध हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन थर्ड को भी सोल्व करेंगे, वो भी कुछ इसी प्रकार का है, वो समांतर वाले प्रतिबंध पे देखेंगे। तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं तीसरे प्रश्न को, कि दर्शाइए कि बिंदु 4 7 8 2 3 4 इससे होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं पहला बिंदु क्या है, ए जो पॉइंट है 4 7 और 8 सेम वर्क होगा। बी जो पॉइंट है आपका 2 3 और 4 होगा। और नेक्स्ट जैसे सी और डी मान लेता हूँ। सी पॉइंट जो है, चलिए सी और डी, सी पॉइंट आपके हो गया -1 -2 और +1। डी पॉइंट हो गया आपका 1 2 और 5।
तो देखिएगा जल्दी से इनको नोट कर लिया। अब वही प्रोसेस होगा आपका हल करके। यहाँ शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले ए बी के दिक अनुपात निकाल देते हैं। ए बी के दिक अनुपात, दिक अनुपात तो डायरेक्ट लिखेंगे थोड़ा सा। देखो 2 में से 4 गया तो माइनस के 2, 3 माइनस 7, चलिए लिखते नहीं, 2 माइनस 4 लिख दिया और 3 माइनस 7 लिख दिया, कॉमा 4 माइनस 8 लिख दिया और फिर सोल्व करें इसको। जैसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 4 यानी कि माइनस के 2, कॉमा 3 माइनस 7 यानी माइनस के 4, कॉमा 4 माइनस 8 यानी माइनस के 4। ये एक समान राशि से कट सकते हैं तो वो क्या है, -2 का भाग लगेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये आपका A1, ये B1 और ये C1 आपको प्राप्त हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अपन देखेंगे CD के दिक अनुपात, CD के दिक अनुपात, दिक अनुपात। तो देखिएगा CD का दिक अनुपात या CD का दिक अनुपात डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यहाँ देखना चाहो तो यहाँ देख लीजिए। तो CD का दिक अनुपात अपन देखेंगे तो कितना होगा, देखिएगा 1 माइनस -1 यानी 1 माइनस 1, फिर 2 माइनस -2 यानी 2 में से 2 गया, कॉमा 5 माइनस 1, सोल्व करा 1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 5 में से 1 गया तो भी 4। तो आप देख सकते हैं इसको कि सरल कर सकते हैं पहले तो इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सेम राशि से कटते हैं। तो देखिए A2, B2 और C2, चूँकि A1 बटा A2 बराबर आपका देखिए 1/1 हो रहा है, 1/1, B1 बटा B2 निकालें तो देखिएगा 2/2 हो रहा है यानी कि 1/1 आ रहा है। C1 बटा C2 यानी कि आपका कितना निकल के आ रहा है, देखिएगा सॉरी कुछ मिस्टेक हुई, A1 का मान 1 है और A2 का मान 2 है, B1 का मान 2 है और B2 का मान 4 है, तो इसका मतलब 1:2 आ रहा है। C1 का मान 2 है और C2 का मान आपका कितना है, फिर से मिस्टेक हुई इसमें। तो देखिए A1 का मान 1, A2 का मान भी 1, 1:1, 1:1। B1 का मान कितना है आपका 2 है और B2 का मान भी कितना है 2, 2/2 फिर से क्या होएगा 1/1। C1 का मान आपका 2 है और C2 का मान भी कितना है 2, 2/2 यानी कि 1/1। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों का जो अनुपात है वो सेम आ रहा है और वो किसके आ रहा है 1 के, यानी 1/1 के। अतः क्या है, ये समांतर है। ठीक है, कंप्लीट लिख सकते हो आप, अतः समांतर है। क्या लिख सकते हो, A और B से जाने वाली तथा C और D से जाने वाली रेखाएं क्या है, समांतर है। तो ये अपने दोनों प्रश्न कंप्लीट हुए। अब पढ़ते हैं हम चौथा क्वेश्चन, और चौथा प्रश्न है हमारा कि बिंदु 1, 2, 3 से जाने यानी गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो कि सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। तो देखिएगा बिंदु तो हमारे पास क्या है, बिंदु जो है वो हो गया, बिंदु जो है हमारे पास हो चुका है 1, 2 और 3 हो चुका है। ठीक है, बिंदु हो गया 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 और 3। तो इससे जो सदिश बनेगा इम्प्लाइज वेक्टर ए जो बनेगा बिंदु सदिश, वो बन जाएगा i + 2j और +3k। तो एक बिंदु से सदिश अपन कैसे बनाते हैं कि जो भी निर्देशांक होते हैं, x का है तो i से, y का है तो j से और z का है तो k से। ठीक है, अपन गुणा करके उनको जोड़ देते हैं तो वेक्टर ए तैयार हो गया। फिर इसके बाद में आपको जो है सदिश यानी कि इसके समांतर दे रखा है, जो भी समांतर सदिश होता है उसको अपन क्या करते हैं, समांतर सदिश जो भी दे रखा होता है वो हमारे लिए क्या होता है, वेक्टर बी का काम करता है। यानी वेक्टर बी हमारे पास हो चुका है कितना, 3i + 2j और -2k। ठीक है, और ये आपके पास समांतर सदिश वेक्टर बी आ गया। अतः बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली रेखा का जो समीकरण है वो अपने पास हो जाएगा। अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या होगा, वेक्टर r = वेक्टर a + लैम्ब्डा वेक्टर b सदिश रूप में। तो वेक्टर r = वेक्टर a का मान रख देंगे i + 2j और +3k प्लस लैम्ब्डा वेक्टर b की जगह अपन रख देंगे 3i + 2j और -2k। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सदिश रूप में रेखा का समीकरण हो जाएगा, जो कि सदिश रूप में अभिष्ट रेखा का समीकरण है। देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर रखा है इस प्रश्न ने कि आपको सदिश समीकरण पूछा है, कार्तीय समीकरण। तो अपन कार्तीय रूप भी लिख सकते हैं इसका, कार्तीय रूप। और कार्तीय रूप आप कैसे लिखोगे, x - x1। तो देखो ये x1 का वर्क करेगा, ये y1 का वर्क करेगा और ये z1 का वर्क करेगा। तो x - x1 की जगह 1 लिख देंगे, y - y1, देखो x ऐसे लिख देते हैं, x - x1 y - y1 और z - z1 अपॉन
ठीक है। यहाँ पे ए लगता है, यहाँ पे बी लगता है और यहाँ पे सी लगता है। तो देखिएगा ये जब वेक्टर बी दे रखा है तो इससे इम्प्लाइज करके अपन दिक् अनुपात लिख सकते हैं। दिक् अनुपात क्या होंगे? दिक् अनुपात यानी कि जो समांतर सदिश जो भी दे रखा होता है दिशा वाला सदिश, उसी से दिक् अनुपात निकाल सकते हैं और दिक् अनुपात से वेक्टर बी तैयार कर सकते हैं। तो दिक् अनुपात आपके हो जाएंगे इसमें 3, 2 और -2। देखिए तो अपन यहाँ ए बी सी जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्तीय रूप में इनको जमा सकते हैं। x माइनस x1, x1 की जगह कितना आएगा? देखो 1 आएगा। y1 की जगह कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखो x माइनस x1 पहले इनको जमा लेते हैं, y माइनस 2 z माइनस 3 और भाग में देखो a का मान 3 रख देंगे, b का मान 2 रख देंगे और c का मान -2 रख देंगे। तो ये आपका कार्तीय रूप हो जाएगा, अभिष्ट रूप। तो ये हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें यदि वो कहता सदिश रूप तो हम यही रुक जाते, कार्तीय रूप होता है तो अपन इतना ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इसने ना सदिश पूछा है ना कार्तीय, तो अपन दोनों निकाल दिए यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा पांचवा जो प्रश्न है वो क्या है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, तो बिंदु का स्थिति सदिश जो होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका वेक्टर है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। यानी वेक्टर ए का मतलब कितना हुआ? वेक्टर ए दे रखा है आपको 2i माइनस जे प्लस 4k दे रखा है। ठीक है, तो बिंदु जिसका स्थिति सदिश से गुजरने वाले सदिश i प्लस 2j माइनस के की दिशा में, इसकी डायरेक्शन में है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर बी का वैल्यू हो जाएगा। वेक्टर बी आपके पास है i प्लस 2j और माइनस के। ठीक है, में जाने वाली रेखा का एक तो सदिश समीकरण पूछा है और दूसरा कैसा पूछा है आपसे? देखिएगा कार्तीय, दोनों ही रूप पूछे हैं इसमें। सदिश समीकरण भी पूछा है, कार्तीय रूप भी पूछा है। तो जो बिंदु सदिश है ये तो कौन सा सदिश है? देखिएगा बिंदु सदिश। ठीक है, बिंदु सदिश। और ये क्या है? दिष्ट सदिश है। ठीक है, दिशा वाला जो होता है दिष्ट सदिश होता है, तो ये दिष्ट सदिश है। तो बिंदु सदिश से आप बिंदु निकाल सकते हैं। तो बिंदु क्या होगा? देखिएगा 2, -1, 4। तो बिंदु है तो ब्रैकेट में रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 हो जाएगा। और इम्प्लाइज जब दिष्ट सदिश होता है तो उससे आप दिक् अनुपात लिख सकते हैं। दिक् अनुपात तो दिक् अनुपात जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इज इक्वल टू 1, 2, -1। तो देखिएगा हमारे पास बिंदु सदिश है और आपके पास बिंदु भी है, दिष्ट सदिश है तो आपके पास दिक् अनुपात भी है। जब दोनों वर्क हो गया, यानी ये ए की वैल्यू है, ये बी की और ये सी की वैल्यू है। अतः अभिष्ट रेखा पहले लिख देता है सदिश रूप। तो क्या होता है सदिश रूप? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी होता है। तो वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी। देखिएगा वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, वेक्टर का मान ये रहा, कितना है? 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्बडा वेक्टर बी ये रहा है i प्लस 2j और माइनस के। ठीक है, तो जमा दिया और ये आपका अभिष्ट रूप में आपको सदिश रूप में रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका कार्तीय फॉर्म लिखेंगे। कार्तीय रूप में कार्तीय रूप क्या है आपके पास कि x माइनस x1 अपॉन ए होता है, y माइनस y1 अपॉन बी होता है एंड z माइनस z1 अपॉन सी होता है। तो इन वैल्यूज को रखेंगे। देखिएगा x माइनस x1 का मान कितना है जरा देखिएगा, ये x1 y1 z1। तो x1 का मान 2 है, y माइनस y1 का मान -1 माइनस प्लस 1 होएगा, z माइनस z1 का मान कितना है? 4 अपॉन ए का मान 1 लिखेंगे, बी का मान 2 लिखेंगे, सी का मान -1 लिखेंगे। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक ये भी आपका आंसर हो गया। तो ये आपका पांचवा प्रश्न भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 6। देखिएगा इसको ध्यान से पढ़ते हैं एक बार प्रश्न को कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x प्लस 3/3, y माइनस 4/5, z प्लस 8/6 इसके समांतर है। तो देखिएगा उस रेखा कैसा समीकरण पूछा है आपसे? कार्तीय समीकरण पूछा है। तो देखिए कार्तीय समीकरण आपको ज्ञात करने के लिए बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो बिंदु आपको दे रखा है, इसमें बिंदु आपके पास हो गया -2, 4, -5, इससे जाने वाली, यानी ये x1, ये y1 और ये z1, इससे जाने वाली और इसके समांतर। तो जितनी भी समांतर रेखाएं होती हैं, जितनी भी आपकी समांतर रेखाएं होती हैं उनके वेक्टर भी सेम होते हैं। वेक्टर भी बनता है दिक् अनुपातों से, यानी कि दिक् अनुपात सेम होंगे। तो देखिएगा समांतर रेखा x प्लस 3/3, y माइनस 4/5, ठीक है, और z प्लस 8/6 के दिक् अनुपात इसके दिक् अनुपात क्या होंगे? यदि ये सही फॉर्म में है, यानी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, तो नीचे जो मान दे रखे थे वो वही दिक् अनुपात होते हैं, यानी कि 3, 5, 6 यहाँ पे दिक् अनुपात होंगे, यानी ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। चूँकि सभी समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं,
जितनी भी समांतर रेखाएं होती हैं उनके दिक् अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। अब जब सभी के जितनी भी समांतर रेखाएं हैं उनके दिक् अनुपात सेम होंगे तो इस बिंदु से जाने वाली और इसके समांतर जो रेखा आएगी उसके दिक् अनुपात भी यही हो जाएंगे, ठीक है। अतः बिंदु, या तो अभिष्ट लिख सकते हैं, या बिंदु -2, 4, -5 से जाने वाली वह, इसको रेखा फर्स्ट दे देते हैं, वह रेखा एक के समांतर अभिष्ट रेखा। अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या होगा कार्तीय रूप में, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c, ठीक है। मान रख देते हैं x - x1, x1 का मान कितना है -2, तो -+2 हो जाएगा। y - y1, y1 का मान 4 है। z - z1, z1 का मान -5 है, -+5 अपॉन a b c की जगह रख देंगे a b और c, यानी 3, 5 और 6। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हम देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 क्या है कि एक रेखा, उसका कार्तीय समीकरण ये दे रखा है, ठीक है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि कार्तीय को सदिश रूप में रूपांतरित करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे देखिएगा, चूंकि रेखा आपको दे रखी है x - 5 अपॉन 3, y + 4 अपॉन 7, z - 6 अपॉन 2 की तुलना x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c से करते हैं, यानी इससे तुलना कर देते हैं कार्तीय रूप में जो समीकरण होते हैं करने पर। तो देखिएगा आपको क्या प्राप्त होगा, x1, y1 और z1 जो बिंदु होता है उसका मान प्राप्त हो गया आपको। x1 की जगह क्या है 5, y1 की जगह देखो -y1 है जबकि यहाँ +4 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, यदि यहाँ माइनस का दे रखा तो प्लस का लिख देना, प्लस का दे रखा तो आप माइनस का लिख देना, या माइनस का दे रखा तो आप प्लस का लिख देना, ठीक है। तो अच्छा तुलना करना, -x1 -5 तो माइनस कट जाएगा, x1 5 आ जाएगा, -y1 बराबर 4 तो y1 बराबर -4 हो जाएगा, -z1 बराबर -6 तो माइनस कट जाएगा, z1 बराबर 6। तो x1 y1 z1 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यानी हमारे पास बिंदु आ गया, तो बिंदु आपको प्राप्त हो चुका, ठीक है। अब देखिएगा ए की जगह कितना है, दिक् अनुपात देख सकते हैं, दिक् अनुपात तो डायरेक्शन जो रेशियो है दिक् अनुपात वो कितने हो गए, 3, 7 और 2, यानी ए बी सी की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ठीक है, ए बी सी की। अतः सदिश रूप में रेखा, सदिश रूप में जो रेखा है वो क्या होती है, वेक्टर r = वेक्टर a प्लस लैंगडा वेक्टर b, ठीक है। यही होता है सदिश रूप में, वेक्टर r वेक्टर a। देखिएगा वेक्टर a इससे बनता है बिंदु से, तो बिंदु से अपन बना सकते हैं इम्प्लाइज, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, वेक्टर a = बनेगा 5i - 4j और प्लस 6k। दिक् अनुपात से वेक्टर b क्रिएट कर सकते हैं, वेक्टर b = 3i + 7j और प्लस 2k, ठीक है। तो इन वैल्यूज में पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू रखेंगे 5i - 4j और प्लस 6k, ठीक है। वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b की मान रखेंगे यहाँ पे 3i + 7j + 2k, ठीक है। तो ये अपन ने इन वैल्यूज को पुट करा और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, अभिष्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 7वां प्रश्न भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 8। देखिएगा वो कुछ इस प्रकार से है कि निम्न रेखा युग्मों के मध्य कोण आपको ज्ञात करना है। तो 2 आपको प्रश्न दे रखे हैं, सदिश रूप में आपको रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। तो वेक्टर r बराबर इतना और इतना, वेक्टर r बराबर इतना, और ये आपको दोनों दे रखे हैं। देखिएगा सबसे पहले जैसे पहला पार्ट लेते हैं, तो वेक्टर r = कितना दे रखा है, 2i - 5j और प्लस k, ठीक है। और प्लस लैम्बडा वेक्टर 3i है प्लस 2j और प्लस कितना दे रखा है, 6k आपको दे रखा है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। वेक्टर r दूसरा जो इक्वेशन है इसके संग में 7i - 6k, ठीक है, और प्लस म्यू आपका कांस्टेंट है i + 2j और प्लस 2k, और इस प्रकार से ये इक्वेशन 2 है। तो देखिए वेक्टर r बराबर क्या होता है, हमारा जो समीकरण होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर b होता है सदिश रूप में, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है। अब इसको दिमाग में रखते हुए अपन क्या करेंगे, देखिएगा वेक्टर a यानी ये तो a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैसे अपन को नोट करना है, यहाँ पे a1 और a2 का तो यूज होता नहीं है। देखो हमारे पास जो सूत्र होगा उसके लिए, तो b1 का मान कितना है, b1 वेक्टर b1, अतः समीकरण 1 व 2 से वेक्टर b1 = आएगा ये 3i + 2j और प्लस 6k। तो वेक्टर b1 ये है। वेक्टर b2 = कितना है, ये रहा आपका b2, ठीक है, i + 2j + 2k, i + 2j + 2k।
तो ये आपका हो गया वेक्टर B2। देखिएगा B1 और B2 आ गया। चूँकि cos थीटा का जो सूत्र होता है सदिश के रूप में हम पढ़ चुके हैं, जो कि होता है वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मापांक B1 मापांक B2, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होता है। बस इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और अपन वैल्यू रखेंगे, देखिएगा सामने ही रख देते हैं यहाँ पे। तो B1 की वैल्यू है 3i प्लस 2j और प्लस 6k, डॉट है B2 का मान रखेंगे i प्लस 2j और प्लस 2k, और मापांक जब अपन इनका रखेंगे तो मापांक लेते हैं अंडर रूट में 3 का, जैसे इसका मापांक लूंगा तो इनका स्क्वायर करके रखो, गुणांकों का 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 6 का 36, अंडर रूट इसका भी मापांक निकालेंगे। B2 ये है हमारे पास, B2 का मापांक निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। देखो यहाँ i का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 है यहाँ पे j का और यहाँ 2 है यहाँ पे भी। तो देखिएगा cos थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है, वो कितनी निकल के आ रही है हमारे पास देखेंगे 3 एकम 3। जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इनके गुणा करेंगे आई के जे के और के। तो 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 6 इंटू 2 यानी 12 अपॉन यहाँ पे देखेंगे 9 4 13, 13 और 36 कितना होगा 49, 49 किसका होगा आपका 7 का, ठीक है। इंटू यहाँ पे करेंगे 4 और 4 8 और 1 9, 9 किसका होगा 3 का। तो हमारे पास कोस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, देखो 3 और 4 7, 7 और 12 कितना हो गया 19 बटा 3 7 21। थीटा का मान निकालें तो कोस इनवर्स 19 अपॉन 21 इसका मान निकल के आ गया, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब हमारा जो है इसका सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे। देखिएगा सेकंड पार्ट क्या है इसका। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है 8वें का। तो 8वें का देखो सेकंड पार्ट अपन देख रहे हैं, ये 8th का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट। तो इसमें आप देखेंगे वेक्टर r इज इक्वल टू कितना है, हम ऊपर से लिख सकते हैं कितना है 3i प्लस j माइनस 2k, ठीक है, प्लस लैम्डा और कितना i माइनस j माइनस 2k। मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से जो आपका सेकंड जो वैल्यू होगी वेक्टर r इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन आपका कुछ इस प्रकार से दे रखा है, देखिएगा 2i माइनस j माइनस 56k और प्लस म्यू इक्वल टू है 3i माइनस 5j और माइनस 4k। तो सेकंड इक्वेशन इसी प्रकार से देखो अपन यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से अपन देखेंगे तो देखेगा ये वही वेक्टर a1 ये b1 होगा, ठीक है, ये a2 हो जाएगा और ये b2 हो जाएगा। तो देखिएगा समीकरण 1 और 2 से आपको केवल 2 मान निकालने हैं। वेक्टर b1 का वैल्यू कितना होगा वो नोट करेंगे, b1 हो गया i माइनस j, ठीक है, और माइनस 2k। b2 का वैल्यू निकालें, वेक्टर b2 ये हो जाएगा यहाँ पे 3i माइनस 5j और माइनस 4k। तो आपके पास b1 और b2 दोनों की वैल्यू आ गए। चूँकि आपके पास क्या होता है देखिएगा कोस थीटा का क्या सूत्र होता है, चूँकि कोस थीटा इक्वल टू होता है b1 डॉट b2 अपॉन मापांक b1 और मापांक b2। तो वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो b1 डॉट b2 देखिएगा गुणा करते हैं इनको i माइनस j माइनस 2k डॉट 3i माइनस 5j माइनस 4k अपॉन यहाँ पे रख सकते हैं। देखो इसका मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर करूँगा तो भी 1 माइनस 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 अंडर रूट यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। तो देखिएगा कोस थीटा का वैल्यू जो निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, देखिएगा 1 को 3 से गुणा करो 3 आएगा, माइनस 1 को माइनस 5 से गुणा करा प्लस 5 आया, माइनस 2 को माइनस 4 से गुणा करा प्लस के 8। देखो 4 और 1 5 और 1 6 यानी रूट 6 हो गया अंडर रूट। देखिएगा यहाँ पे 6 और 5 11 और 9 कितना हो गया 20, ठीक है, 6 और 5 11 9 20। यहाँ पर अपन बात करें तो 2 हासिल जो है उसको जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5 यानी 50 हो गया। कुल मिलाकर के कितना हो गया 50। इसको सोल्व करें, देखो 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो गए 16। तो देखिएगा ये तो हो गया रूट 6। 50 को अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 2, कितना लिख सकते हो 25 इंटू 2। तो 25 तो हो जाएगा 5 का 16 बटा 5 और ये देखो 2 छिकी 12। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 12 यानी कि 16 अपॉन 5। 12 को भी अपन 4 या 12 लिख सकते हैं तो 2 अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है, यानी कि टोटली कितना आया, इसको काट देंगे 2 एकम 2 2 8 16, यानी कि हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, कोस थीटा आया 8 बटा 5 रूट t। इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया कोस इनवर्स 8 बटा 5 अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो थीटा का मान हमारे पास आ चुका है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा वो 8वां था तो ये 9वां प्रश्न आपका है, देखिएगा यानी हमारे पास देखिए 8वां प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया, ये 9वां प्रश्न अपन देखने जा रहे हैं।
तो ध्यान से देखते हैं और इसको तुरंत देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब की बार देखो पिछली बार जो 8वें प्रश्न में थे वो कौन से रूप था आपका, वो आपका सदिश रूप में थे, जबकि ये कौन से रूप में, कार्तीय रूप में है। तो यहाँ पे अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जब कार्तीय रूप में रखा होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये तो a1 ये b1 और ये c1 हो गया, ये a2 ये b2 और ये c2 हो जाएगा। तो देखिएगा a1 b1 और c1 इनकी वैल्यूज क्या है वो नोट कर देंगे। a1 का मान 2 है, b1 का मान कितना है 5 है, c1 का मान -3 है। इसी प्रकार से आप a2 b2 और c2 इनकी वैल्यूज नोट कर सकते हैं। देखिएगा कितना हो गया -1 8 और कितना है 4। ये तभी नोट कर सकते हैं जब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 की फॉर्म में होती है, ऑलरेडी फॉर्म में है, इस प्रकार से अपन नोट कर दिया। अब चूंकि cos थीटा का जो कार्तीय रूप में सूत्र होता है वो होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू देखिएगा a1 a2 यानी कि a1 a2 2 इंटू कितना होगा -1, ठीक है, प्लस 5 इंटू कितना होगा, देखो a1 a2 इनको गुणा कर दिया, 5 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस -3 इंटू कितना हो गया 4 हो जाएगा, ठीक है। मान रखेंगे a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर लगेगा, प्लस -3 का स्क्वायर भी लगेगा, प्लस का चिन्ह, अंडर रूट a2 b2 और c2 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 8 का स्क्वायर लगेगा, 4 का स्क्वायर भी लगेगा। बस इसको सोल्व करना है। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो -2 प्लस 40 -12 भाग, देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और 3 का 9, अंडर रूट यहाँ पे देखेंगे 1 का 1, 8 का 64, 4 का 16। अब इस सबको सोल्व करते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू देखिएगा 40 में से अपन 12 और 2 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिएगा 40 में से अपन 14 जो है सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना बचेगा, देखिएगा 26 आपका यहाँ पे शेष रह जाएगा, भाग देखिएगा 25 और 4 29, ठीक है, 25 और 4 29, 29 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, अंडर रूट 38 इसका वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 16 और 4 80 और 1 81 हो जाएगा। और इसको सोल्व करते हैं तो देखो 26 यानी 26 81 हो जाएगा आपका 9 का, और अंडर रूट 38, ठीक है। तो देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू, ये कुछ कट रहे हैं क्या किसी संख्या से, तो देखिएगा नहीं कट रहे, तो अपना आंसर हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 26/9 अंडर रूट 38 है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 26/9 अंडर रूट 38, ये हो जाएगा। देखिएगा इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट देखेंगे इसका प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, उसके लिए देखते हैं इसको। देखिएगा नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका सेकंड पार्ट अपन करते हैं। सेकंड पार्ट है 9वीं का सेकंड, ठीक है। 9वीं का जब सेकंड करते हैं तो देखिए इसके समीकरण लिख देते हैं x/2 y/2 z/1। पहली इक्वेशन तो ये है आपकी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है x माइनस 5/4 y माइनस 2/1 और z माइनस 3/8। ये भी किस फॉर्म में है, कार्तीय रूप में है। तो देखिएगा कार्तीय रूप में अपन ने उतार लिए। ये जो दूसरा था 9वीं का सेकंड पार्ट, ठीक है, 9वीं का सेकंड पार्ट था x/2 y/2 z/1 और x माइनस 5/4 y माइनस 2/1 z माइनस 3/8। तो ये अपन ने इसको नोट डाउन कर लिया। अब इसमें भी अपन को कोण ज्ञात करना है। तो देखो कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिएगा ये तो आपका हो जाएगा a1, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। तो देखिएगा वही नोट कर देते अपन। समीकरण 1 व 2 से जैसे अपन देखते हैं तो यहाँ पे a1, b1 और c1, ठीक है, इनकी वैल्यू आप नोट करेंगे। a1, b1, c1 की वैल्यू 2, देखो ये है आपका x माइनस, इसको 0 y माइनस 0 और z माइनस 0 लिख के समझ सकते हैं। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो a1 का मान हो जाएगा आपका 2, b1 का मान भी 2 और c1 का मान 1। जबकि a2, b2 और c2 की वैल्यू आप नोट करेंगे तो देखिएगा a2, b2, c2 की वैल्यू क्या होगी, 4, 1 और 8 हो जाएगी। अब आप cos थीटा का सूत्र लगाएंगे। cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, a1 a2 b1 b2, ठीक है, और कितना होगा c1 c2 भाग अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे होगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। बस इनमें मान आपको जमाना है। तो देखिएगा a1 a2 यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस b1 b2 2 इंटू कितना होगा 1, प्लस c1 c2 1 इंटू कितना होएगा 8, भाग अंडर रूट a1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये cos थीटा का मान चल रहा है। cos थीटा की वैल्यू आगे नोट करते हैं तो क्या आएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा।
यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं 2 का 4, 4 और प्लस 1 अंडर रूट 4 का 16 प्लस 1 प्लस 8 का 64। सोल्व करा जाता है कोस थीटा इज इक्वल टू देखा 8 8 16 और 2 कितना हो गया 18, ठीक है, भाग 4 4 8 1 9 अंडर रूट 9 और ये हो गया 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 रेख 81 हो गया। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आपका निकल के आ रहा है देखिएगा 18 अपॉन 9 तो होएगा 3 का 81 होएगा आपका 9 का। तो कोस थीटा इज इक्वल टू देखिएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18 तो 2 बार ये कट जाएगा तो 2/3 निकल के आया। फाइनली अपन देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स कितना 2/3 ये इसकी वैल्यू आ जाती है। और ये अपना क्वेश्चन संख्या जो है 9वां उसके दोनों पार्ट्स इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है।